ऊपर से पूरी दुनिया में साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका के लोग बाइडेन के साथ नहीं हैं। बड़ी बात यह कि अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर ऐसा ही दावा किया गया था। अमेरिका की ही कुछ जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि ट्रंप की जीत में रूस की कुछ एजेंसियों ने पूरा दम लगाया हुआ था। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते रूस और अमेरिका के रिश्ते भले ही बहुत मजबूत न रहे हों, लेकिन इतने खराब भी नहीं हुए थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ही मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की पार्टी को चुनौती देने वाली है। आशंका यही जताई जा रही है कि बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए पुतिन कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं, जिसके तहत मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी की मदद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बात सामने आई थी तो कई एजेंसियों ने इसकी जांच की थी और उस वक्त यह दावा किया गया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ काम किया जाता है, जिनमें सबसे पहला होता है सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल। मतलब यह कि जिस नेता को चुनाव हराना हो उस नेता को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन को हवा दी जाए। दूसरा होता है हैकरों का इस्तेमाल। पिछली बार हिलरी क्लिंटन के कुछ सीक्रेट ईमेल निकालकर सार्वजनिक कर दिए गए थे, जिनमें रूस की एजेंसियों के शामिल होने का दावा किया गया था। इसी तरह से हैकर उन दस्तावेजों को खंगालते हैं जो जनता की पहुंच से दूर हों और फिर उनमें चुनिंदा दस्तावेजों को किसी खास मकसद से लीक किया जाता है। तीसरा कदम होता है वोटिंग सिस्टम को प्रभावित करना। यह काम तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल बताया जाता है, लेकिन दावा यह है कि ऐसा करना नामुमकिन भी नहीं है। और इस बार तो बाइडेन के लिए वैसे भी चुनौती कम नहीं है। पहले से यह दावा किया जाता रहा है कि कई मुद्दों पर जनता बाइडेन के काम से खुश नहीं है। खासतौर पर अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने के लिए बाइडेन को दोषी माना जाता है। यूक्रेन की खुलकर मदद न कर पाने की वजह से अमेरिका में कुछ लोग बाइडेन से नाखुश बताए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी बाइडेन के काम से बड़ी संख्या में लोग नाराज बताए जाते रहे हैं। मतलब ये कि अगर नतीजे बाइडेन के पक्ष में न आए तो भी लोगों को हैरानी नहीं होगी। इन मुद्दों की वजह से यह मानना मुश्किल होगा कि बाइडेन की हार के पीछे रूस का हाथ है। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस का हथियार डिपो तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि यह हथियार डिपो किस इलाके में था और यूक्रेन ने किस जगह से इस पर हमला किया। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की फौज के बड़े बड़े ट्रक खड़े नजर आए, जिनको यूक्रेन के सैनिकों ने हवाई हमले कर निशाना बनाने का दावा किया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में साफ दिखा कि यूक्रेन की सेना ने पहले हथियारों से भरे कुछ ट्रकों को तबाह कर दिया, फिर लगातार हवाई हमले कर पास में ही मौजूद रूस के हथियार डिपो को उड़ा दिया। हमला इतना खतरनाक था कि रूसी सेना के ट्रक और पूरा हथियार डिपो आग की चपेट में आकर जलने लगा। आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार भी उठता नजर आया। इस बीच रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें गिरती नजर आईं। बताया गया कि इस हमले में उसने ऑरलान ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई जवानों की मौत भी हुई। सामने आई तस्वीरों में रूस के कुछ सैनिक ऑरलान 10 ड्रोन को हमले के लिए तैयार करते दिखाई दिए। जवानों ने सबसे पहले ड्रोन के टारगेट को तय किया और फिर उसे हवा में उड़ा दिया। वहीं जैसे ही ड्रोन अपने तय किए गए टारगेट के पास पहुंचा, उसने आसमान से मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद जमीन पर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि उसके ड्रोन हमले में यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका। लेकिन यूक्रेन की ओर से जारी वीडियो में एक टैंक के चीथड़े उड़ते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि एक टैंक पहले ही हमले में तबाह हो चुका था, जिसकी मदद के लिए दूसरा टैंक उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। इससे पहले कि उस टैंक से मदद के लिए रूसी सैनिक उतर पाते, वहां एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी चपेट में दूसरा टैंक भी आ गया और वो पल भर में जलकर राख हो गया। इसके बाद वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस की हुई इस तबाही पर यूक्रेन के सैनिकों ने इसे दिन की अच्छी शुरुआत बताया। उधर खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे तुर्की को असली दिक्कत बाइडेन से है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब से नेटो में शामिल होने के लिए हामी भरी है, तब से तुर्की ने इसका विरोध किया और यह तक कहा है कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो नेटो में शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन से स्वीडन और फिनलैंड ने तय किया है कि वो नेटो का हिस्सा बनेंगे, उस दिन से तुर्की गुस्से में है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुर्की को ये दोनों देश फूटी आंख नहीं सुहाते। जिसकी वजह है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो तुर्की की सरकार का विरोध करती है। और तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की में आतंकवाद फैला रही है। यही नहीं, तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड उसका समर्थन करते हैं और उसके लोगों को अपने यहां पनाह देते हैं। मतलब यह कि नेटो में रहते हुए तुर्की नेटो के विस्तार के खिलाफ है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही कह रही है, क्योंकि पर्दे के आगे स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की की दुश्मनी है,
जो सबको दिख रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि तुर्की के विरोध की एक बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है, जिनकी तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान से नहीं पटती। और ये बात उन्होंने इशारों में खुद कही। एक रिपोर्ट में उनके कुछ बयान आए जिनमें उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने तुर्की और अमेरिका के रिश्तों पर भी चर्चा की और इशारा किया कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और तुर्की के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। रिपोर्ट में लिखा गया कि एर्दोगान ने दबी जमा में कहा कि ओबामा और ट्रंप से उनकी अच्छी बात होती थी, लेकिन वो बाइडेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मतलब साफ है कि एर्दोगान कह रहे हैं कि वो बाइडेन के उतने करीब नहीं जितने ट्रंप और ओबामा के थे। ये बातें नेटो के लिए झटका साबित हो सकती हैं, क्योंकि बाइडेन के खिलाफ बोलकर तुर्की उसकी विस्तारवादी नीति को खतरे में डाल रहा है। या यूं कहें कि बाइडेन नेटो में फूट की वजह बन रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बुरी और पुतिन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों के नेटो के साथ जाने से आग बबूला हैं और तुर्की के राष्ट्रपति का बयान उनके दिमाग को ठंडा कर सकता है। वहीं यूक्रेन जंग का असर अब भारत में छपने वाले अखबारों पर पड़ने लगा है, क्योंकि अखबार छापने के लिए कागज की कमी हो गई है। कोरोना की वजह से अखबार के लिए कागज की किल्लत पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो यूक्रेन जंग के बाद इतनी बढ़ गई कि अखबार छापने के लिए कागज नहीं के बराबर बचे। कोरोना की वजह से पहले ही परेशानी कुछ कम नहीं थी, ऊपर से यूक्रेन जंग ने आग में घी डालने का काम कर दिया। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से वहां से होने वाली अखबार के कागजों की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। प्रिंटिंग पेपर का उत्पादन करने वाला एक और बड़ा देश यूक्रेन भी भारत को कागज नहीं भेज पा रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अखबार छापने के लिए कागज कम पड़ गए, जिसका असर उनके दाम पर पड़ा और न्यूज़पेपर के दाम बढ़ने लगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बार का संकट कोरोना की वजह से आए संकट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने वाले ज्यादातर देश यूरोप के हैं, जिनमें रूस और यूक्रेन के अलावा फिनलैंड भी शामिल है, जो पिछले कुछ दिनों से इस वजह से चर्चा में है क्योंकि उसने नेटो में शामिल होने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद फिनलैंड पर भी रूस का गुस्सा उतर रहा है। रूस ने यह इशारा भी कर दिया है कि उसका हश्र भी यूक्रेन जैसा होगा। कहा जा रहा है कि फिनलैंड के अंदर और उसके आसपास के देशों में हो रही इस सारी हलचल का असर वहां न्यूज प्रिंट के उत्पादन पर पड़ा और वहां से होने वाले कागज का आयात प्रभावित हुआ। कहा जा रहा है कि फिनलैंड में मजदूर लंबी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे वहां होने वाले कागज के उत्पादन पर असर पड़ा। भारत रूस, यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों से कागज मंगाता है, जिनमें कई पर जंग की मार पड़ी है, जिसका असर भारत में अखबार की कीमत पर पड़ा। नौबत यह आ चुकी है कि कई अखबार क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ अखबार अपने पन्ने घटा रहे हैं तो कुछ कागज को पतला कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर पा रहे वो सीधा दाम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अखबार पेपर रिसाइकलिंग के भरोसे हैं, मतलब वो पुराने कागज को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पहले कोरोना और अब जंग की वजह से भारत में होने वाली कागज की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। भारत में अखबार के लिए आने वाला 50% कच्चा माल विदेश से आता है, जिसमें करीब 60% रूस भेजता है और बाकी का कागज यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा भेजते हैं। लेकिन जंग की वजह से आयात प्रभावित हुआ और भारत में पेपर के दाम करीब 40% बढ़ गए। उधर रूस की शैतानी मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए अमेरिका ने भी एक बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, जो कामयाब रहा। पिछले महीने रूस ने सरमत नाम की परमाणु बम दागने वाली अपनी उस सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसे अमेरिका सेटन यानी शैतान कहता है। ऐसे में जब रूस जैसे अमेरिका के दुश्मन ने इतना घातक हथियार तैयार कर लिया, तो फिर अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला, जो कि बीते शनिवार को उसके कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिणी तट के पास हुआ। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि उनकी मिसाइल ने आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भरी और हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि अमेरिका की मिसाइल की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रही। बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बम दागने वाले B-52 विमान से टेस्ट लॉन्च की, जो कि सफल तो रहा ही, एक रिकॉर्ड भी बन गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने हवा से अपना कोई हाइपरसोनिक हथियार दागा। असल में अमेरिका के पास अब तक एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जिससे वो अपने दुश्मन पर वार कर सके। अभी वो हाइपरसोनिक हथियारों की रिसर्च में ही लगा और चीन और रूस जैसे उसके दुश्मन तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा खतरनाक हथियार है जिसे मार गिराना मुमकिन ही नहीं। इसी वजह से वो जंग के मैदान में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्पीड के मामले में हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई सानी नहीं। ये ऐसी मिसाइल होती है जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती है, मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार।
और इस रफ्तार पर उड़ते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी चाल भी बदल सकती है। रफ्तार और उसके साथ चाल बदलने की क्षमता, ये दो ऐसी ताकतें हैं जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक उनका शिकार नहीं कर पाते। इसी वजह से दुनिया के देशों में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लगी है। और अमेरिका को टेंशन इसलिए भी है क्योंकि रूस ने पिछले महीने जो सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी, उसके बारे में दावा है कि अगर वो एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। और तो और दावा है कि वो एक साथ 12 परमाणु बम दाग सकती है, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी है। वहीं खबर है कि चीन एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा है जो कि चलती कार का भी शिकार कर सकेगी। यह दावा मिसाइल बनाने में लगे खुद चीन के वैज्ञानिकों की टीम ने अपने रिसर्च पेपर में किया है, जिसमें बताया गया कि चीन आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ने वाली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो सड़क पर दौड़ती कार के चिथड़े उड़ा देगी। असल में इस तरह का हथियार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इतनी तेज स्पीड पर अपने निशाने को ट्रैक करना, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। बताया गया कि इसके लिए चीन अपनी मिसाइल में एक नए तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा, जिससे वो अपने टारगेट को काफी दूर से ही मार गिरा सकेगा। चीन की ये मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल है, यानी वो अपने टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए उसको डिटेक्ट करेगी और आमतौर पर इस तरह की मिसाइलें अपने निशाने का पीछा करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चीन के वैज्ञानिक इस काम के लिए मोशन सेंसर को जरिया बनाएंगे, जिसका मतलब होगा टारगेट पर बिल्कुल सटीक वार। इस बीच खबर है कि पुतिन ने खुद इस जंग की कमान संभाल ली है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग जीतने के लिए कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के काम भी अपने जिम्मे ले लिए हैं, ताकि वो ये फैसला ले सकें कि रूस की सेना यूक्रेन से जारी जंग में कब, कैसे और कहां हमला करेगी। यूक्रेन की सेना का दावा तो यहां तक है कि डॉनबास की लड़ाई में भी पुतिन व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह शामिल रहे और खुद ही सारे अहम फैसले लेते रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो रणनीति बनाने में माहिर है। राजनीति में आने से पहले पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी में एक एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज का दावा है कि डॉनबास में रूस की फौज ने सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को कई बार पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यूक्रेन के फौजी पुतिन की प्लानिंग पर भारी पड़ गए। ऐसे में कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुतिन ने अब भी रूसी सेना के कमांडर के साथ मिलकर जंग पर बारीकी से नजर बना रखी है। हालांकि अब तक रूस के डॉनबास पर पकड़ बनाने की बात सामने नहीं आई और पूर्वी यूक्रेन की ऐसी कई अहम जगह बाकी हैं जिन पर यूक्रेन का कब्जा बना हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के पूरे ऑपरेशन पर पुतिन लगातार नजर रख रहे हैं। रूस में रहते हुए ही वो पूरी तरह उस जंग का हिस्सा बने हुए हैं जो यूक्रेन में लड़ी जा रही है। पुतिन अपनी फौज के वो फैसले भी कर रहे हैं जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी लिया करते हैं। आमतौर पर रूसी फौज में जनरल रैंक के अफसरों पर युद्ध को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि युद्ध में रूसी सेना के जनरल रैंक के कुछ अधिकारियों को जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिनमें 12 के जान गंवाने की भी खबर है। जानकारों का मानना है कि इन हालात में पुतिन को राजनीतिक रणनीति तय करनी चाहिए, न कि सेना से जुड़े फैसले लेने चाहिए। वहीं खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली धमकी दे दी। उनकी नाराजगी बढ़ने की वजह स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल होने की तैयारी को बताया जा रहा है। और ये बात पुतिन के हलक से नीचे नहीं उतर रही। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया कि वो ये मान चुके हैं कि पश्चिमी देश उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके गेम प्लान के तहत उन सभी देशों ने नेटो का दामन थामने का फैसला लेकर रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूस ये भी मानता है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन खबर है कि पुतिन का इतना जरूर कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अपने देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वीडन और फिनलैंड के नेटो की सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर करने के बाद से रूस इस पर गंभीर हो गया। इस बीच खबर यह आई कि पुतिन ने इसी वजह से फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। बताया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस जंग से फिनलैंड को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन तमाम हथकंडों को अपनाने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिख रहे। जंग के इस माहौल में वो हर कीमत पर नेटो में शामिल होना चाहते हैं।
कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन कई दूसरे देशों की तरह रूस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यूरोप में स्वीडन के पास सबसे शक्तिशाली वायुसेना और फिनलैंड की रूस के साथ लंबी सीमा पुतिन की टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में रूस की तरफ से साफ कहा गया कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये जंग कब तक चलेगी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। उधर रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान इजराइल के पूर्व राजनयिक ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो ब्रिटेन को अंधेरे में डुबो सकता है। इस जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से रूस ब्रिटेन को अपने दुश्मनों की गिनती में शामिल कर चुका है। इसी बीच इजराइल के पूर्व राजनयिक याकूब केदमी, जिनका जन्म रूस में हुआ था, उन्होंने धमकी दी कि पुतिन की सेना के हमले से ब्रिटेन में अंधेरा छा जाएगा। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पुतिन से ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागने की अपील की।